तो गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम फिर से आपको 6 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। जो डेली स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं, हम डेली के डेली 6 महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हुए आज 131 प्रश्न उनका तैयार करा चुका हूं। तो गाइस जो डेली के स्टूडेंट हैं जिनका 131 प्रश्न तैयार हो चुका है, जो 131 क्वेश्चन में प्रेजेंट थे, वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने आप प्रेजेंट सर लिखें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वे न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। और न्यू स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हम डेली आपको 6 प्रश्न कराते हैं और ऐसा मैं 70 दिनों तक कराने वाला हूं। तो 70 दिनों में कितने प्रश्न हो जाएंगे? 420 प्रश्न हो जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 26 प्रश्न। और आपको करना कितना होता है? 23 प्रश्न, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो होते हैं ऑप्शन में होते हैं, 2 प्रश्नों में से एक करना होता है। तो इस तरह से 23 प्रश्न करना होता है। 23 प्रश्नों के लिए हम 420 प्रश्न आपको करा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो तो ये समझना कि केमिस्ट्री में तो आपका 66 प्लस ही रहेगा, यानी केमिस्ट्री में 90% निश्चित रूप से आ जाएगा। 70 नंबर के पेपर में से जो केमिस्ट्री है उसमें से आपको 66 प्लस ही आ जाएगा। अगर आप आज से ज्वाइन कर रहे हो तो आज के वीडियो को देखो और डेली इसी टाइम पर वीडियो जो होती है आप डेली की डेली वीडियो में प्रेजेंट रहिएगा। साथ में प्रीवियस वीडियो जो अभी तक मैं करा चुका हूं वे सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। करीब 20-22 वीडियो हैं, उन्हें भी एक और से ऊपर से नीचे तक पूरा वीडियो को देख डालो और देख कर नोट्स बना लो। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो होने वाली है ये 6 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से होंगी। गाइस मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप एक ही चैप्टर का उठाया करो, पूरा का पूरा एक ही साथ क्वेश्चन करा दिया करो। ऐसा मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा। मान लो अभी आपका डी और एफ ब्लॉक में उठाया, उसका मैं क्वेश्चन कराया। कल डी और एफ ब्लॉक हुआ था ना, पार्ट 1 कराया, अगले दिन पार्ट 2, अगले दिन पार्ट 3, तीनों के तीनों यानी 36 का 18-20 क्वेश्चन जो भी डी और एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है मैं एक ही साथ आपको करा दिया। आप एक ही साथ पढ़ लोगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा उठ के उपसंयोजक यौगिक में। अब उपसंयोजक यौगिक मैं कराने लगूंगा, क्या आप कभी डी और एफ ब्लॉक पलट कर देखोगे? नहीं देखोगे। उपसंयोजक यौगिक के बाद मैं हेलो एल्केन को पढ़ाने लगूंगा तो पीछे का रिएक्शन आप भूल जाओगे, पीछे का पूरा चैप्टर ही भूल जाओगे। अगर मैं इसके जगह पर एक दिन आपका उपसंयोजक यौगिक कराऊं, अगले दिन आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन कराऊं, फिर एल्कोहल फिनाइल ईथर कराऊं, इस तरह से एक एक चैप्टर कराता चलूं, तो आपको क्या होगा कि एक ही साथ पूरा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आप उस चैप्टर को जो प्रीवियस में पढ़ाया रहूंगा वो सभी चीजें आप एक बार जरूर ध्यान दोगे। इस तरह से आपको याद होते चलेगा। मैं जो तरीका अपना रहा हूं, मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये बेस्ट तरीका है। बस आप पढ़ते जाइए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाइए। आपको एक दिन लगेगा कि सभी चीजें आपके दिमाग में भर गई हैं, याद हो गई हैं। एक ही साथ अगर एक चैप्टर पढ़ा देता तो आपको दिनों तक नहीं याद रहता। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मतलब सप्ताह में 2-3 दिन पढ़ाऊंगा, तो आप जब भी पढ़ोगे प्रीवियस वीडियो देखोगे या प्रीवियस वीडियो का नोट्स जो बनाए रहे हो उससे देखोगे, तो इससे आपको रिवाइज होगा, रिविजन होगा, अच्छा से याद होगा। अगर आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको एक ही साथ पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक ही साथ दे दूंगा। मुझे देना तो है, आज दूं या आज कल दूं, मुझे तो पूरा याद है। मैं जिस दिन भी खड़ा हूं मैं किसी चैप्टर का दे सकता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा भी कमेंट करोगे वैसा करूंगा। कमेंट जरूर करना कि मुझे एक ही साथ एक चैप्टर का दे देना चाहिए, या फिर जिस तरह से मैं एक एक चैप्टर का करा रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ दिनों पर दे रहा हूं, उस तरह से देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में 6 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट की आती है अभिक्रियाओं में ही आती है, यानी उन्हें समस्या आती है अभिक्रियाओं में। सभी चीजें याद हो जाती है लेकिन अभिक्रियाएं नहीं याद होती हैं। और अभिक्रियाओं के लिए मैं बेस्ट प्लान लेकर आया हूं। सप्ताह के कम से कम 7 दिन होते हैं, उसमें 3 से 4 दिन तक अभिक्रिया लेके चलूंगा। मैं सोच रहा हूं कि इसी नवंबर भर में या अधिकतम 15 दिसंबर तक आपका पूरा अभिक्रिया याद करा दूं। एक बार अभिक्रियाएं याद हो गई पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का तो मैं वीडियो बनाकर दे दिया हूं आपको, एक एक चैप्टर का समझाकर पूरा पी ब्लॉक का। तो एक बार पूरी अभिक्रियाएं आपको याद हो गई तो उसके बाद मैं ये जो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह है तो मैं तो 2-4 दिनों में पढ़ा दूंगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, आपको बस समझना है। लेकिन अभिक्रियाओं में समझना नहीं होता, अभिक्रियाओं में याद करना होता है। याद करने वाली चीज़ों को ज़्यादा समय चाहती है, उसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और मैं भी आपसे ये कहूँगा कि रिएक्शन को याद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पन्ने पर लिख लेना चाहिए। पन्ने पर लिख कर हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। जब भी आपके पास टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, तब आप तुरंत रिएक्शन को उठाकर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। इस तरह से करोगे तभी रिएक्शन आपको कुछ दिनों तक याद रहेंगे और इंटरमीडिएट के रिएक्शन याद होंगे। मैं आपके सिलेबस का कम से कम 220-22 रिएक्शन मैं निकाला हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी मिलाकर। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से कोई भी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे आपके सामने से ही गया रहेगा और आप उसे आसानी से कर लोगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है,
ये सभी चीज़ें जो मैं आपको अभी बताया ये महत्वपूर्ण थी, जानना चाहिए था आपको। ठीक है, अब से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 126 नंबर प्रश्न क्या है, हुंस-डीकर अपक्रिया क्या है। हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया क्या होता है, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, यहाँ पर लिखिएगा 126 नंबर का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख कर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रिएक्शन लिख दूंगा तो आप लोग बस रिएक्शन याद कर लोगे, लेकिन ये भी लिखना जरूरी है। क्या, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को हुंस-डीकर अपक्रिया में देखिए वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, अभी आप रिएक्शन लिखूंगा, पहले समझिए क्या स्टेटमेंट है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को गर्म किया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, Cl2 मतलब Cl2 या फिर Br2 के साथ अगर गर्म किया जाता है तो CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, साथ साथ में लिखते चलिएगा, याद होगा। देखिए वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका हेलो एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड देता है, एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड देता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। इसे कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया का। ठीक है, फिर समझना, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है CCl4 टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड देता है। अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड देगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड देगा। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हुंस-डीकर रिएक्शन। रिएक्शन लिखना है तो लिख लेते हैं। देखिए वसा अम्ल यानी C2H5 का ब्रोमाइड सिल्वर लवण, ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इसे ब्रोमीन के साथ गर्म करा देते हैं, और ये किसकी उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में। इसे ब्रोमीन के साथ गर्म कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ध्यान देना इस CCl4 को, गलती इसी जगह लोग करते हैं। वसा अम्ल है यह, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इसके ब्रोमीन के साथ गर्म किया रहे हैं, ब्रोमीन के साथ गर्म करा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन में आपको संतुलित नहीं करना होता है। आप बिना संतुलित रिएक्शन लिखोगे तब पर भी आपका सही होता है। ठीक है, संतुलित करने के चक्कर में मत पड़ना। तो इसका आपका C2H5Br, अगर आप इतना भी लिख दोगे तब पर भी आपका सही होगा, लेकिन आगे का अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये C2H5 जो है, ये जो प्लस होता है, ये C2H5 एक Br से क्रिया कर लेता है, और एक Br जो है Ag के साथ क्रिया करके AgBr बना लेता है। ठीक है, AgBr बना लेता है, और जो बचता है यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होता है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण है, इसे ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करा दिए तो एल्किल ब्रोमाइड और AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ये रिएक्शन होती है। बोलिए आपको समझ में आ रहा है रिएक्शन की नहीं? पहला रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो करने जा रहे हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, और ये सभी रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी रिएक्शन है, अब तो आपको रिएक्शन की दुनिया में लेके चल रहे हैं जहाँ पर केवल रिएक्शन ही रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं करेंगे, 6 रिएक्शन याद कराएंगे, बहुत करेगा 20 दिन या 25 दिन में आपको पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आने वाले 10 से 15 दिसंबर तक आपको रिएक्शन याद करा दूंगा। उसके बाद जो बचे हुए हैं चैप्टर आपके अधिशोषण, ये सभी जो 4 चैप्टर बचे हैं, उन सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी साथ में कराऊंगा, टेंशन मत लेना, जैसे करा रहा हूँ करते चलिए बस। इसको हो गया आपको, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं आइडोफॉर्म की तरफ। इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा बढ़िया से।
एक एक चैप्टर का न्यूमेरिकल और एक एक चैप्टर की थियरी, सभी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। बस धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, एक ही साथ तो सभी नहीं करा सकता ना। अभी एक ही साथ करा दूँ, मान लीजिए 2-2 4-4 वीडियो देने लगे केमिस्ट्री का, तो आपको बस केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है ना। केमिस्ट्री तो 100 नंबर का होता है, और कोई सब्जेक्ट लगता है 50 नंबर का, क्या है हिंदी आपका 50 नंबर का होता है क्या? हिंदी को भी तो पढ़ना है। सभी चीज़ों को साथ में मेंटेन करके चलिए। अगर केमिस्ट्री में 77 ला के क्या करोगे? 76, अरे 66 ला के क्या करोगे 70 में से? अगर फिजिक्स आपके मैथ और ये क्या अन्य सब्जेक्ट है जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपका आएगा ही नहीं, तो परसेंटेज नहीं बनेगा। सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। इसीलिए मैं 2-2 वीडियोज नहीं दे रहा हूँ, कम कम वीडियो दे रहा हूँ कि आप लोग देख सकें, ठीक है। और कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। और अभी आप अपना सीरीज अगर उठा के देखेंगे, अंसाल उठा के देखेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं पिछले साल में, वो आपको आ रहे होंगे। अभी अगर 130-130 क्वेश्चन किए होंगे तो उठाकर देखना एक दिन। किसी दिन आप ऐसा करिएगा, अपना अंसाल उठाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, कितना क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 131 क्वेश्चन अगर आप किए होगे तो 131 क्वेश्चन संख्या होती है यार। अगर आप किए होगे तो बहुत क्वेश्चन आपको आएंगे, नहीं किए होगे तो भी बात अलग है। आइडोफॉर्म रिएक्शन 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब इधर है। क्या होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन? देखिए, वह क्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉल या फिर अन्य उपयुक्त यौगिक किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके आयोडीन के साथ एक पीले रंग की क्रिस्टल, जिसे आप लोग आइडोफॉर्म कहते हैं, एक पीले रंग की क्रिस्टल देता है, इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म कहा जाता है। वह क्रिया अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल या फिर उपयुक्त यौगिक, ठीक है, आयोडीन के साथ क्रिया करके एक क्षार की उपस्थिति में एक क्षार की उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके एक क्षार या किसी क्षार की उपस्थिति में एक पीले रंग की क्रिस्टल देता हो आइडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, वह क्रिया जिसमें एथेनॉल या उपयुक्त यौगिक का मतलब क्या है? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इसे एक IIT और नीट के लेवल से पढ़ोगे, तो इसमें बहुत से नियम होते हैं कि उपयुक्त यौगिक कैसे देखा जाता है। C+O के सापेक्ष देखा जाता है। ये सभी चीज़ें हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछी जाएंगी कि हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म क्रिया को समझाइए। तो आप इसी तरह से लिखना, वह क्रिया जिसमें एथेनॉल या उपयुक्त यौगिक आयोडीन के साथ क्रिया करके, अगर आइडोफॉर्म पूछा रहेगा तो आयोडीन के साथ क्रिया करके और एक क्षार की उपस्थिति में पीले रंग का क्रिस्टल देता है, उसे आइडोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। चलिए आइए अपक्रिया को लिखते हैं। अपक्रिया, इस रिएक्शन को आपको संतुलित रिएक्शन सहित याद करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एथेनॉल का मतलब C2H5OH, यह आपका एथेनॉल हो गया ना, C2H5OH। यह आपका 4I2 + 6NaOH, यह आपका क्षार हो गया। इसके साथ अपक्रिया करते हैं, मतलब गर्म किया जाता है तो अपक्रिया होती है। अपक्रिया देते हैं या उष्मा देते हैं तो अपक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको एक तो CHI3 यह आपका बनाता है, जिसे आप लोग आइडोफॉर्म कहते हैं। ये CHI3 आइडोफॉर्म हो गया। साथ में आपको HCOONA बनाता है। HCOONA के साथ में आपसे यह बनाता है 5NaI + 5H2O, 5NaI + 5H2O। फिर से समझना, यहाँ पर देखना, ये आपका एक एथेनॉल है। एथेनॉल जो है आयोडीन है,
डीन, ये आपका एक क्षार है। ठीक है, एथेनॉल है, आयोडीन की उपस्थिति में क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया करके ये जो इसका कलर होता है ये पीले रंग का होता है, पीला रंग का, ये आपका आइडोफॉर्म है, ये आपका आइडोफॉर्म। साथ में आपका एक ये लवण है HCO और NaAI और 5H2 बनाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन को लिख लेना, 4-5 बार रिवाइज करना, याद करना, कोशिश करना याद करने के लिए। वैसे मैं सभी रिएक्शन को 2-4 बार कराऊंगा ताकि आपको बार बार करने से याद हो जाए। ठीक है, रिएक्शन पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि नंबर आपका कटता है तो 2 जगह से, न्यूमेरिकल या फिर रिएक्शन। न्यूमेरिकल तो मैं तैयार करा दूंगा, न्यूमेरिकल 1 बार 2 बार समझ लोगे तैयार हो जाएगा, वहाँ पर गुणा भाग करना होता है, लेकिन इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, सीधे सीधे याद करना होता है। ठीक है, तो रिएक्शन साथ में करते चलो। आपका हो गया ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हेलोफॉर्म, ये दोनों रिएक्शन एक ही है। अगर यहाँ पे आयोडीन की जगह पर, यहाँ पर आयोडीन की जगह पर अन्य कोई अम्ल लिया जाए, अन्य कोई हैलोजन लिया जाए, तो उस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 128 नंबर, आज का तीसरा प्रश्न। 128 नंबर में क्या है देखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है देखना, यहाँ पर वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन या फिर जिसमें CH3COH समूह हो युक्त यौगिक जो है कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, इसमें जो है कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अपक्रिया करके, किसके, हैलोजन के साथ अपक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं। यौगिक अगर वह क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म रहेगा तो वह रंगहीन होगा, अगर आइडोफॉर्म होगा तो पीले रंग का होगा। इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन, देखिए ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। मेथिल, दोनों इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के स्टेटमेंट और रिएक्शन भी। वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन या फिर जिसमें मेथिल कीटोन छोड़िए, या फिर उपर्युक्त वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन या फिर एक उपयुक्त यौगिक, कोई भी एक यौगिक है, उसके साथ यौगिक कास्टिक क्षार, जिसे आप NaOH कहोगे, के साथ कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके, कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके, ठीक है, हैलोजन कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके हैलोजन की उपस्थिति में, हैलोजन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की उपस्थिति में हैलोजन की उपस्थिति में हेलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं, फॉर्म यौगिक बनाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, आज देखिए ये मेथिल एथिल कीटोन है, मान लेते हैं ये मेथिल कीटोन है, RCOCH3। देखिए अगर आप इसे पढ़ोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन को पढ़ोगे अगर IIT या नीट लेवल पे, तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं पढ़ा सकता हूँ सब कुछ, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए अभी समय नहीं है और सीधे ऐसे ही हो जाएगा, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत। जब उसके लिए आप पढ़ोगे, इंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन जब मैं कराऊंगा, तो ऐसी सी चीज़ें बताऊंगा रिएक्शन में कि आपको सुनने अभी तक जानते ही नहीं होंगे। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है एक लाइन का नहीं है,
इसको अगर पढ़ाने के लिए एक लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, इतनी कठिन होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें इतना टिपिकल चीज़ें होती है। उसमें ये देखा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा हाइड्रोजन रखा है कि नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन रखा रहेगा तो क्रिया करेगा, हेलोफॉर्म नहीं रखा रहेगा नहीं क्रिया करेगा। और उसका टेम्परेचर तक याद करना पड़ता है अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक जाएँ। अगर बोर्ड एग्जाम में जाएँ तो एक रिएक्शन में एक लाइन में पूछता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए, आप लिख दोगे जो मैं लिखा रहा हूँ कि वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन या उपयुक्त यौगिक कास्टिक क्षार के साथ अपक्रिया करके एक हैलोजन की उपस्थिति में एक हेलोफॉर्म यौगिक बनाता है, इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। देखिए आपका एक क्या है, मेथिल कीटोन है, ठीक है। इस मेथिल कीटोन को आप 3x2 ये आपका हैलोजन है के साथ में NaOH जिसे आप लोग कास्टिक क्षार कहोगे, NaOH जिसे आप लोग कास्टिक क्षार कहोगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद आपका क्या होता है, CHX3 जिसे आप लोग हेलोफॉर्म कहते हैं, CHX3 जिसे आप लोग हेलोफॉर्म कहते हैं, साथ में 3NaX साथ में COO, एक मिनट, ये जिसे आप लोग हेलोफॉर्म कहोगे 3NaX साथ में आपका बनाएगा RCOONA, ठीक है। ये लवड़ के बाद में आपका बनाएगा यह 3H2O। ये रिएक्शन बनता है। रिएक्शन क्या होता है, यह आपका एक मेथिल कीटोन है और ये आपका एक हैलोजन है। ये क्या है, हैलोजन, ठीक है। ये आपका क्षार है, क्षार, ये क्षार क्रिया करके ये आपका बनाया है आपका जिसे कहोगे हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अगर यक्स के स्थान पर क्लोरीन यूज कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, CHCl3। और ये जो CHCl3 होता है ये रंगहीन होता है, रंगहीन। उसी जगह पर यक्स के स्थान पर आप अगर ब्रोमीन यूज कर रहे हो तो ये CHBr3 बनता है, ये भी रंगहीन होता है, हीन होता है। लेकिन यक्स के स्थान पे अगर आप आयोडीन यूज कर रहे हो तो ये बनता है CHI3, ये पीला रंग होता है। अगर कभी आपसे पूछे रिएक्शन में कि पीला रंग का प्रोडक्ट देता है तो आप समझ लेना कि उसमें आयोडीन का यूज किया गया है। और रिएक्शन ये है, रिएक्शन को आप साथ साथ में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी चीज़ें लिख लेना, पीला रंग का प्रोडक्ट अगर पूछे तो आयोडीन मतलब आयोडोफॉर्म आप याद करना, CHI3, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, उत्सव क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उत्सव क्रिया भी। एक एक रिएक्शन मैं करके दिखा रहा हूं और याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपकी समस्याएं हैं, आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए, उत्सव क्रिया हेलोफॉर्म हो गया। देखिए, उत्सव क्रिया, उत्सव फिटिंग अप क्रिया और फिटिंग अप क्रिया, ये तीनों रिएक्शन एक ही टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इन तीनों रिएक्शन में कंफ्यूजन भी काफ़ी लोगों को होता है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लिया हूँ। वैसे मैं उत्सव क्रिया पीछे भी करा चुका हूँ, आज मैं फिर से लाया हूँ। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आ रहा हो तो मैं देख कराने जा रहा हूँ, देखना है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, उत्सव क्रिया, अभिक्रिया, उत्सव क्रिया। उत्सव क्रिया में क्या होता है, उत्सव क्रिया में क्या होता है कि जब एथिल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड सोडियम के साथ क्रिया करके ईथरी विलयन में हाइड्रोकार्बन बनाता है तो इस रिएक्शन को उत्सव क्रिया कहते हैं। क्या, जब किसी एल्किल अरे यार, जब कोई किसी एल्किल ब्रोमाइड जो है एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करके, सोडियम के साथ क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ठीक में। देखिए, जब कोई एल्किल ब्रोमाइड सोडियम के साथ क्रिया करके ईथर की उपस्थिति में
क्या देता है आपका, हाइड्रोकार्बन युक्त उच्च सदस्य यौगिक देता है, हाइड्रोकार्बन देता है, हाइड्रोकार्बन युक्त उच्च सदस्य की यौगिक देता है। तो इस रिएक्शन को, इस अपक्रिया को, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। कैसे होती है अपक्रिया, इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब आर एक्स के 2 अणु होते हैं, एक्स आर, इसके 2 अणु होते हैं और ये सोडियम के साथ क्रिया कराता है, 2Na के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर उपस्थित क्या होता है, ईथर उपस्थित होता है। इसमें होता क्या है, देखना ध्यान से, आर एक्स के 2 अणु होते हैं, ये सोडियम के साथ क्रिया करता है और ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। और ये देखना यक्स 2Na, ये वापस बाहर निकल जाते हैं, बचता है आर, ठीक है, और 2NaX, ये होता है आर होता है आपका, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर आपका इसका अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा जाए तो CH3, यहाँ पर CH3 लिख देना, R के स्थान पे CH3 लिख देना और X के स्थान पे Cl लिख देना। X के स्थान पे कोई भी चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पर X = कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से X के स्थान पर कुछ भी लिख देना। और जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन को ले रहे हैं, यहाँ पर R के यहाँ पर R क्या है आपका, कोई भी एल्किल ग्रुप लिख देना, ठीक है। हम CH3 को लेते हैं, प्लस Na, 2Na प्लस R, यहाँ पर Cl CH3, ठीक है, Cl CH3, इसके ज़्यादा क्रिया है, ये अब क्रिया करेगा तो 2NaCl बनाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा ईथर की उपस्थिति में CH3 जुड़ जाएगा 2NaCl। अब आप बोर्ड में कैसे लिखोगे, बोर्ड में पहले ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो आपके एक हैंडी लाइन रिएक्शन है, इसको लिखने के बाद 1-2 एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पर CH3 के स्थान पर आप यहाँ पर एक C2H5 लिख कर एक एग्जाम्पल लिख देना। आइए लिख लेते हैं वही यहाँ पर C2H5 लिख देना, यहाँ पे C2H5, ठीक है, Cl के यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं, बहुत ईजी रिएक्शन है, ब्रोमीन 2Na प्लस Br प्लस C2H5 ईथर की उपस्थिति में करना क्रिया, और C2H5 आपस में क्रिया कर लेगा और ये देखिए ये दोनों आपस में बाहर निकल जाएंगे, 2NaBr हो जाएगा प्लस C2H5 आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन होती है ऊर्ज अपक्रिया। बात आती है ऊर्ज अपक्रिया के बाद ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है। रिएक्शन पूरा वहाँ पर यहाँ पर ही होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको हम देख लेते हैं, इसको रब करते हैं। पहले देखिए उसमें भी सोडियम के साथ या क्रिया होती है, पहली बात। दूसरी बात उसमें भी आपका ईथर उपस्थित होता है। दूसरी बात अंतर क्या होता है इसमें, उसमें देखिए यहाँ पर एक दोनों एल्किल हैलाइड था, लेकिन ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिर से समझना, ऊर्ज अपक्रिया आप लोग समझे हैं। अब ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, ऊर्ज अपक्रिया की तरह ही सब कुछ होती है, इसमें भी ईथर उपस्थित होता है, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में भी ईथर उपस्थित होता है। उसमें भी सोडियम से क्रिया होती है और ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में भी सोडियम के साथ क्रिया होता है। अंतर क्या होता है वहाँ पर, अंतर यह होता है कि एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड होता है, एक एरिल हैलाइड होता है, सोडियम के साथ क्रिया करता है। ठीक है, जब यहाँ पर लिखना होगा तो आप लिखोगे जब एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एक एरिल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल, यहाँ पे एरिल हैलाइड को ARX लिख देते हैं। एक मिनट इसको हम रेड से कर देते हैं। ठीक है, एल्किल है, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, ARX,
फिर समझना, जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड सोडियम के साथ अपक्रिया करके ईथर की उपस्थिति में हाइड्रोजन युक्त यौगिक और उच्च सदस्य बनाते हैं तो इस अपक्रिया को उट्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। उट्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। फिर से समझना है यहाँ पर रिएक्शन को, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उच्च यौगिक बनाता है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं उट्स फिटिंग अपक्रिया। इसमें भी अगर आप लिखोगे तो एक तो आपका वहाँ पर एक ये एल्किल हैलाइड हो गया, यहाँ पर एक AR लिख दोगे, एरिल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड है एक एल्किल हैलाइड है, सोडियम के साथ अपक्रिया करके यहाँ पर एक AR बनाएगा और एक बनाएगा। इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर, देखना एक एल्किल है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब एक बेंजीन रिंग में आपका क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है आपके पास, एरिल हैलाइड का मतलब क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यह आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है R की उपस्थिति में, यह आपका सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है, ये सोडियम के साथ क्रिया कर रहा है। एक एरिल हैलाइड है, यह आपका क्या है, एरिल हैलाइड, यह आपका एरिल हैलाइड है, यह आपका एल्किल हैलाइड है। एक एल्किल हैलाइड के अणु एक एरिल हैलाइड के अणु आपस में क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, आपस में ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के पश्चात ये देखना यहाँ पर, ये दोनों क्लोरीन इस तरह से सोडियम के साथ अब क्रिया करके 2NaCl बनाएगा, साथ में इस तरह से CH3 बाहर निकल जाएगा और यह आपका टायोलिन क्या होता है वो बना लेगा। इस तरह से आपका एल्किल उट्स फिटिंग अपक्रिया होती है। उट्स फिटिंग अपक्रिया और उट्स अपक्रिया में डिफरेंस क्या होता है, उट्स अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड होता है, लेकिन उट्स फिटिंग अपक्रिया में एक एल्किल हैलाइड होता है एक एरिल हैलाइड होता है, ये डिफरेंस याद रखना। अब बात करते हैं फिटिंग अपक्रिया की। फिटिंग अपक्रिया भी उट्स अपक्रिया की तरह होती है, थोड़ी सी डिफरेंस है, उसे भी ध्यान दे देना। क्या होती है थोड़ी सी डिफरेंस, देखना यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के दोनों, यहाँ पे फिटिंग अपक्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो अणु, यहाँ पर दो अणु एरिल हैलाइड के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं, एरिल हैलाइड के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं, सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके आपका उच्च यौगिक बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आर्यस दोनों थे ना, ये आर्यस के दोनों के दोनों एरिल हैलाइड हो जाते हैं। समझना बात को, यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एरिल हैलाइड हो जाते हैं। दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होते हैं जो आपस में अपक्रिया करते हैं। करने के पश्चात देखना यहाँ पर 2NaX बाहर निकल जाता है और ये दोनों के दोनों यौगिक AR बनाते हैं, ठीक है, एरिल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। एरिल हैलाइड यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हुआ तो यस का मान क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना हुआ तो एक अणु आपका यहाँ पे देखना, यहाँ पर क्लोरीन का, ठीक है, दूसरा अणु 2NaCl, ठीक है। मतलब दोनों क्लोरोबेंजीन है, दोनों एरिल हैलाइड है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करने के पश्चात क्या होगा, देखना ध्यान से, क्रिया करने के पश्चात दो क्रिया करने के पश्चात ये दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखना यहाँ पर, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये बचा दोनों एरिल हैलाइड आपस में जुड़ जाएंगे और यौगिक बना देंगे और ये बन जाता है आपका फिटिंग अपक्रिया। बोलिए आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? जो स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक देखे होंगे उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। अगर आप अपना सिलेबस को, अपना साल पेपर को प्रीवियस ईयर का उठा के क्वेश्चन देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें हो रही होंगी। अभी तो केवल 131 प्रश्न हुआ है,
बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, 420 प्रश्न कराने वाले थे। डेली के डेली आप लोग क्लासेज में आइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बताया जा रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, साथ में वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो लाइक भी करिएगा, ठीक है।